वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सटर्नल, दोबारा बोल। वो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग वाले एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस की वो बोट वाली प्रॉब्लम कर ली। तो उसके बारे में हमने कुछ बताया था कि वो हो गया। यस सर, हो गया वो। अच्छा। क्या टाइम पता नहीं है क्या वो स्टूडेंट्स को? अब भी 5 मिनट तो मैं ही लेट था। सर आपने कल वाली रिकॉर्डिंग भेज दी? मैंने कल ही डाल दी थी वो। ओके सर। सर उसे एक बार देख लें, क्योंकि वो जो कल समझाए थे वो थोड़ा सा अजीब टाइप का है। सर वो ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन रिलेटिव टू अर्थ x-y2 था, वो बता दो। हाँ बता दूंगा, कोई बात नहीं। अभी देख लें जरा, और भी आ जाए बच्चे तो। देखो हाँ आकाश, ठंड कैसी पड़ रही है वहां? आकाश ठीक है, पढ़ रही है? जैसी पढ़नी चाहिए सर वैसी पढ़ रही। ठंड तो ज्यादा है कम? सर कभी ज्यादा हो जाते कभी कम। धूप निकल रही है? नो सर, बादल हो रहे आज तो। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो ये जो आप कह रहे थे वो समझने के लिए थोड़ा और समझते, थोड़ा ध्यान से समझो। आप याद करो, रिवर बोट जो रिलेटिव वेलोसिटी में हम पढ़े थे, रिवर बोट वाली प्रॉब्लम, तो कुछ याद आ रहा होगा। वहां हम बताए थे कि रिवर अर्थ के रेस्पेक्ट में और जो आपका बोट है वो रिवर के रेस्पेक्ट में। बोलो। यस सर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल बताए थे ऐसे ही, जैसे एस्केलेटर अर्थ के रेस्पेक्ट में और एस्केलेटर पर दौड़ने वाला पर्सन एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में। एक एग्जाम्पल समझाए थे मंकी ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ट्रेन अर्थ के रेस्पेक्ट में। ये सारी बातें याद आ रही हैं नहीं आ रही? यस सर।
इन सभी में आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कोई एक फ्रेम है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रहा है और एक बॉडी है जो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चल रही है, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रहा है। क्या मैंने ये बोला, ये बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. दोबारा सुनो, मैं बोलता हूँ। कोई एक फ्रेम है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रहा है और कोई एक बॉडी है जो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चल रही है। इस फ्रेम कौन सा फ्रेम? जो अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रहा है। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना में भी तो तुम लोग नहीं बोलते। यस सर। अब इसी बात को लेके जो है, जैसे मान लीजिए देखो भाई, एस और ये है एस डैश। बनाओ, ये आगे भी काम आता रहेगा। सभी बच्चे बनाएं। एस और एस डैश, और जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुना और समझे। देखो सभी, एस एक ऐसा फ्रेम है जो स्टेशनरी, इसको आप ऐसे मान के चलो जैसे अभी हम कई एग्जाम्पल दिए। मंकी, ट्रेन, अर्थ, बोट, रिवर, अर्थ, मैन, एस्केलेटर, अर्थ। इन सभी में आपने देखा कि अर्थ तो कॉमन है। बोलो, अरे सुनाई आ भी रहा है नहीं? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो बोला गया मंकी, ट्रेन, अर्थ। अर्थ सभी में कॉमन है। तो ये जो एस हमने माना है और अर्थ रेस्ट पर है, जो एस यहाँ दिखाया जा रहा है उसे ऐसे ट्रीट करो कि ये अर्थ। जब एस अर्थ है और एस डैश को ट्रीट करो जैसे ये ट्रेन हो, रिवर हो, एस्केलेटर। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो ट्रेन, एस्केलेटर, रिवर, याद करो सब जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी से मोशन में थे, तो वो हमने मान लिया v, मतलब v वेक्टर।
और ये P कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां हुआ, याद करो, मंकी और ट्रेन वाले केस में मंकी ऑब्जेक्ट हो गई, वो P हो गया। रिवर बोट वाले में ऑब्जेक्ट हो गई आपकी बोट। वैसे ही आपका एस्केलेटर मैन वाले में ऑब्जेक्ट हो गई मैन। आगे समझते हैं। शुरुआत में जो O था और O डैश एक ही जगह पर थे, मतलब कॉन्साइड कर रहे, मतलब ये हुआ एट t = 0 O and O डैश कॉन्साइड, एक ही जगह पर थे। तो सीधी सी बात है, एट टाइम t, क्योंकि ये जो हमारा एस डैश था वो आगे बढ़ गया v कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बताइए ये इतना, क्योंकि v कांस्टेंट है, v t होगा या नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। अरे भाई स्पीड भाई डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कांस्टेंट है v, वेक्टर दे रखी है उसने, t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये o आ जाए, o डैश आ जाएगा v वेक्टर t, समझो। अरे हर्ष शर्मा आ गए, यस सर। बड़ी लेट ज्वाइन करते हो, क्या बात है भाई? सर लिंक नहीं आया। हैं? क्या सर बोले? आप थोड़ी देर पहले आए नहीं थे सर, क्लास जो स्टार्ट नहीं हुई थी सर। कहीं विदेश दौरे पे थे? नहीं सर, फिर यहीं घर घूम रहा था सर। घर में घूम रहे थे? यस फिर सर। भी बहुत बढ़िया, घर में रहने का यही तो फायदा है। सर फिर खाना खाने लग गया सर। अरे तो खाना खा के कौन सा तूने तीर मारा, वो तो सभी खाते हैं। सर पहले क्लास नहीं आई थी इसलिए लेट हो गया सर। क्लास नहीं आई थी? क्लास तो रात ही बता दी गई है, क्या सर? मैसेज तो रात ही डाल दिया गया था आज के टाइम टेबल का। सर डाल तो दिया था लेकिन उस टाइम पे नहीं आई थी सर। अच्छा, तो मैं सर से कह दूंगा कि जिस टाइम हर्ष से पूछ लिया ना किस टाइम तुझे बताना है नहीं? तू यही कहना चाह रहा है ना हर्ष? नहीं सर, ये नहीं कह रहा सर मैं। चल इधर देगा, टाइम से ज्वाइन किया कर। ठीक है सर। और सुनो, तो ये जो P पॉइंट है, ये एक तरीके से जो हम एग्जांपल लेते हैं उसके हिसाब से मैन हो गया एस्केलेटर वाले में, और आपका मंकी हो गया ट्रेन और मंकी वाले में, बोट हो गई रिवर बोट वाली में, बोलो। और सुनो इधर सभी, इस मैन को या मंकी को या बोट को कौन कौन ऑब्जर्व कर रहा है? एक वो जो अर्थ पर खड़ा है, समझ में आया नहीं है? और तो वही है इस मैन को, यानी इस पॉइंट P को कहें अब तो ऑब्जर्व करने वाले। एक तो हो गया अर्थ के फ्रेम में, और एक हो गया इसके फ्रेम में, जो है एस डैश के फ्रेम में, समझे? ये अब हमने ये मान लिया भाई R, और ये मान लिया R डैश। मतलब ये हुआ, हम ऐसे कह लें, अगर हम मंकी और ट्रेन का एग्जाम्पल लें, हालांकि रिवर बोट का ले या दूसरा वाला ले, सब ये बात तो एक ही है। तो वो मंकी ट्रेन के रेस्पेक्ट में चल रहा था, यानी मंकी को ऑब्जर्व करने वाले दो पर्सन थे, एक ट्रेन में बैठा हुआ
दूसरा अर्थ पर खड़ा हुआ। तो वही यहाँ पॉइंट पी को ऑब्जर्व करने वाले भी दो पर्सन हैं, एक ओ डैश पर बैठा हुआ यानी एस डैश फ्रेम में, और एक ओ पर बैठा हुआ यानी एस फ्रेम में, एस को कहते हैं अर्थ फ्रेम में। तो अब ध्यान दीजिए भाई, आप ओ डैश पी ट्रायंगल में लगाइए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो आप देख रहे हैं ओ पी वेक्टर, जैसे ये ऐसे आएगा, ओ पी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डैश के इक्वल प्लस ओ डैश पी और ओ डैश पी के इक्वल। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ओपी है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं आर, क्योंकि ओपी तो आर मान लिया। ओ डैश है एक तरीके से, अभी ओ डैश को ओ डैश लिखते, और ओ डैश पी है आर डैश वेक्टर। पहले आप लोग इतना लिखें, फिर इसको कनेक्ट करेंगे उससे जो वहां हम समझे। पहले इतना लिखो, फिर उसको उस बात से कनेक्ट करके समझें। हाँ सारा आए हो? यस सर। एलिस? हाँ सर। राधिका आई है एलिस? देखती हूँ। चल तू पढ़ाई कर, नहीं देखना सर बाद में। आई नहीं। चलो जल्दी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा, तुम लोग बार बार पूछते हो, इसलिए फिर मैंने इसकी जड़ ही खत्म करने की सोचा। लिख लिया सर। अब सभी ध्यान से सुना और समझे। पहले हम जो उधर कल हम समझे थे उससे इसको जोड़ते हैं, फिर इसमें कुछ और भी समझेंगे। आप देख रहे हैं आर वेक्टर जो लिखा गया है वो है पी का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट। बोलो आकाश। यस सर। आर डैश है पी का डिस्प्लेसमेंट एस डैश के रेस्पेक्ट। देखो बातों को ध्यान समझना आसान नहीं है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। और ओ डैश क्या है? ओ डैश है एस डैश का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में। बोलो यस यस सर। यस सर। अब इसको ट्रेन और मंकी वाले से जोड़ के समझते हैं। आर है मंकी का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट, और आर डैश है मंकी का डिस्प्लेसमेंट ट्रेन के रेस्पेक्ट, और ओ डैश है ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में। क्या ये बात समझ आई नहीं आई?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब इसको कल जो हम समझे थे उसके साथ जोड़ के देखते हैं। पर्सन ये और ये बोट, तो बताओ भाई पर्सन चल के गया इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक, हाँ या ना? yes, sir. पर्सन का P से Q तक जाना, इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके एज ए रिजल्ट बोट पीछे चली इधर की तरफ। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई? तो बोट किसके रेस्पेक्ट में चली? River. रिवर मत Person. कहो, अर्थ कहो, क्योंकि रिवर चल ही नहीं रही है, मतलब वो पानी स्टेशनरी है। तो हम जब वाटर स्टेशनरी है तो अर्थ क्या है या रिवर क्या है, एक ही बात है। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. बोट चली अर्थ के रेस्पेक्ट में, पर्सन चला बोट के रेस्पेक्ट में। अब जो हमारे पास एस और एस डैश है उसमें कनेक्ट करके देखो, पर्सन क्या है और बोट क्या है। पर्सन हमारा, पहले बोट को समझते हैं, बोट क्या है, एस है या एस डैश? S dash. वेरी गुड भाई, बोट तो एस डैश ही हो गई, नहीं हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अर्थ की जगह अर्थी है और पर्सन की जगह पॉइंट पी है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब समझो आगे ध्यान से। समझिए सभी बच्चे, हमें निकालना है पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट। तो बताओ भाई, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है? OP. इसमें बताओ आर, और इसमें बताओ क्या है? R. पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है? आर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बोट के रेस्पेक्ट में क्या था? R dash. BT. पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बोट के रेस्पेक्ट में आर डैश। R dash, sir. अरे सब बता, दिख भी रहा है तुमको? ये Yes. आर डैश क्या है? बोट के पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ इसके रेस्पेक्ट में है नहीं एस डैश के? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. सुनो, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में आर, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बोट के रेस्पेक्ट में आर डैश। जो हमारे इस हमारी जो कल वाली प्रॉब्लम थी उसमें वो था एक्स, हाँ या ना? अरे भाई Yes, तुम लोग sir. पता नहीं, कल जो हम पढ़े थे उसमें हमारा पर्सन पी से क्यू तक गया, एक्स ही तो गया था। Yes. Yes, sir. दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना है जो कि आर है। पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बोट के रेस्पेक्ट में एक्स है जो वास्तव में आर डैश है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बोट का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है? कल निकाले थे बाई टू। अपनी कॉपी में खोल के तो देखो, बाई टू था नहीं था? Yes, sir. लेकिन वो बाई टू नहीं था, माइनस बाई टू था। याद करो कारण, क्योंकि पर्सन इधर चला था, डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन के साथ देखोगे बोट इधर चली, तो जब ये पॉजिटिव लोगे तो ये माइनस नहीं लोगे। Yes, sir. तो वो था आपका माइनस का बाई, और ये प्लस, यही वाला प्लस यहाँ है।
अब बात समझ में आया नहीं आया कि हमने माइनस क्यों किया था? यस सर। यस सर। इसीलिए माइनस माइनस किया नहीं था वास्तव में, ऐसे समझ लो वो अपोजिट डायरेक्शन में के कारण माइनस आया, इसीलिए वो माइनस लग गया, ऐसे हम कह सकते। अब आगे का तो वही था, y2 की वैल्यू तो लगानी थी आगे, और तो कुछ नहीं। बोले यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए, जब हम ये पढ़ ही रहे हैं तो कुछ और भी पढ़ लेते हैं। देखो भाई, इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो, तो dr अपॉन dt ओड है। पहले डिफरेंशिएट करने से पहले इसकी वैल्यू लिख लें। r वेक्टर o o डैश है तुम्हारे पास e वेक्टर t प्लस r डैश, डिफरेंशिएट करोगे तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस dr डैश अपॉन dt, यानी dr अपॉन dt आ गया वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में, v है आपका s डैश का अर्थ के रेस्पेक्ट में, प्लस dr डैश अपॉन dt पर्सन का इसके s डैश के रेस्पेक्ट में। समझ गए नहीं? और यही याद करो, मंकी वाले केस में सबसे पहले हम जब उनकी प्रॉब्लम कराए थे तो यही फॉर्मूला लिखे थे, वो यहीं से आता है, कहीं और से नहीं आता। यस। मंकी की वेलोसिटी प्लस ट्रेन की, भाई जो v वेक्टर है याद करो, जो ये v वेक्टर है वो ट्रेन की वेलोसिटी तो हो गई, ये मंकी की वेलोसिटी हो गई ट्रेन के रेस्पेक्ट में, और ये मंकी की वेलोसिटी हो गई अर्थ के रेस्पेक्ट में। भाई तो ये यहीं से आता है। स्क्रीन लो चली भाई। गई सर। हेलो, स्क्रीन चली गई सर। हाँ भाई एक मिनट, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ लिखो जल्दी। ये सेंटर ऑफ मास एंड इट्स मोशन, ये सारी बातें अब खत्म। सर लास्ट में जो इक्वेशन हाईलाइट करी वो फिर से बता दो। उसे फिर से बता दो एक बार, आपने बोला था जो। मैंने ये कहा था, जो ये है ये v, ये है एक तरीके से s डैश का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट, और ये है u s डैश, ये है p का वेलोसिटी h डैश के रेस्पेक्ट, और ये है p का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट। ओके सर। लिखो भाई, करो जरा। आओ बैठो मम्मी। करो भाई।
हाँ भाई हो गया। यस सर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है, जैसे नाम समझाए थे उस समय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दूसरा जो है टॉपिक है, आप याद करो 3 टॉपिक नाम गिनाए गए थे। पहला हो गया है, ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से सुना और समझे। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो ये कि कोई भी बॉडी किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी ही। हाँ हर्ष हमने क्या कहा? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक एक्सिस पर घूमेगी सर। मतलब इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो ये कि कोई भी बॉडी जो होगी वो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी। ठीक है, जैसे आप जानते हैं, आप सीलिंग फैन एक रॉड के अबाउट घूमता है। जैसे ये है हमारे पास डिस्क, तो ये इसके अबाउट अगर हम कहें, इसके अबाउट ऐसे घूम रही है। बात समझ में आई नहीं है? दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। अब ये जो हमने आपको दिखाया ये तो बहुत सिंपल सी चीज दिखाई। बॉडी ऐसे भी जैसे दिखाया गया ऐसे भी घूम सकती है और कुछ ऐसे भी घूम सकती है जो जनरली प्रैक्टिकली हम उसको जो है यहां करके नहीं देख सकते। जैसे हो सकता है एक ऐसा एक्सिस हो ऐसे घूमेगी, आप समझ रहे हैं? बोलो। यस सर। अब इन न्यूमेरिकल्स या इस पूरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो मान के चलिए कि आधा काम आपने आसान कर दिया। अधिकतर स्टूडेंट्स को वहां यही प्रॉब्लम होती है, वो ये नहीं पहचान पाते कि न्यूमेरिकल में जो बोला जा रहा है उसमें बॉडी किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है, यही क्लियर करना है कि बॉडी जो वो वर्ड यूज कर रहा है वो किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या आती है वो ये, जैसे अभी तो हमने ये हमारे सामने ये डिस्क थी तो हमने इसको जो है ऐसे घुमा के दिखा दिया, लेकिन
हर समय हमारे पास कोई डिस्क थोड़ा ही होगी। हमें तो केवल अपने दिमाग में वो जो बोल रहा है उस स्टेटमेंट को अपने माइंड में रख के ये देखना होगा कि भाई वास्तव में ये कौन सा एक्सिस है। हर समय हम डिस्क या कोई रिंग या रॉड या स्फीयर या सॉलिड स्फीयर अपने साथ लिए थोड़ा ही घूमेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है, जो मुझे लगता है कि जहां स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उन एक्सिस के बारे में ही हम बातें करेंगे, क्योंकि सबसे कठिन काम वही है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है क्या क्या, उसके बारे में समझ लेते हैं। हम जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मास क्या है बताने की जरूरत नहीं। दूसरा पढ़ेंगे हम रेगुलर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेगुलर बॉडीज क्या है वो भी मैं बताया हूं, रॉड, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सब क्या है? रेगुलर बॉडी। तो शुरुआत हम पॉइंट मास से ही करेंगे। पॉइंट मास से शुरुआत करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बॉडीज पर। अब ध्यान दीजिए सभी, जो हम समझाने जा रहे हैं वो लिखने से कहीं ज्यादा समझना और उसकी बात, जो बातें बोली जा रही हैं उनको सुनना, और जो फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है उसको अपने माइंड में रखकर समझना, ये ज्यादा जरूरी। समझे? इधर ध्यान से सुने। ये कोई न्यूमेरिकल हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक्सिस के बारे में समझ रहे हैं। ये हमारे पास कोई भी दो पॉइंट मासेस है। समझिए भाई आगे। और इन दोनों पॉइंट मास को, इन दोनों पॉइंट मास को जो है हमने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये बोलो। यस सर। यस सर। ये है M1 और ये M2। अब ध्यान दें, ये एक लाइन है या एक एक्सिस है, तो हम इस एक्सिस को जो हमें दिखाई है ये वाली लाइन, ये दोनों मासेस M1 और दोनों पॉइंट मासेस हैं। सारी बातें लिख लें ऐसे ही, ये पॉइंट मासेस है। M1 भी पॉइंट मास है, और ये भी पॉइंट मास। समझिए इधर, M1 M2 को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, और ये जो सॉलिड लाइन दिखाई गई है, ये M1 और M2 इस सॉलिड वाले लाइन, इसको लाइन कह के हम कह जरूर रहे हैं, लेकिन लाइन कहने के बजाय अब इसको एक्सिस ही कहे तो ज्यादा अच्छा है। वो लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है,
उसे लाइन ना कह के एक्सिस कहा जाता है। तो M1 और M2 इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट घूम रहे। ऐसे समझ लो, सभी इधर देखें, M1 M2 इधर है और M1 इधर, और ये ऐसे घूमना शुरू कर। घूमने का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा। यस सर। इस तरीके से समझ गए। तो इसे कहा जाएगा एक्सिस। अब इस एक्सिस को हम कैसे और अच्छी तरीके से बोलें, हम कहेंगे M1 and M2 are rotating about an axis। दोबारा सुन लो, M1 and M2 are rotating about an axis। कौन से एक्सिस के अबाउट? which is perpendicular to the line joining M1 and M2। ये बात समझ में आई है नहीं है? यस सर। दोबारा सुनो। यस सर। यही बात अगर क्लियर नहीं हुई तो आगे इसका एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, पहले ही बोल दे। हमने कहा M1 and M2 are rotating about an axis which is perpendicular to the line joining M1 and M2। यानी जो एक्सिस है वो M1 M2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये बात लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खाली कहानी सुनने से आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। लिखें ये ऐसे लिखें, दिस इज एन एक्सिस, दिस इज एन एक्स, दिस इज एन एक्सिस विच इज perpendicular to the line joining M1 and M2। सर बोलो। सर एक्सिस हर एक केस में परपेंडिकुलर होगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, यही सारी बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर है। ओके सर। समझ लिए? आगे समझो। दूसरा केस समझते हैं। मान लीजिए हमको ये एक स्क्वायर दे दिया गया, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर ये मास रख दिए गए। ठीक है? या आप वास्तव में ऐसे कहोगे 4 पॉइंट मास थे, ये M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4। ठीक है? इनको हमने ऐसे रखा कि उनको जब जोड़ा लाइन से तो वो स्क्वायर जैसा बन गया। ऐसे कहो तो ज्यादा अच्छा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, और आसान नहीं होता, आसान है लेकिन समझ नहीं पाते। हमने कहा ऐसे समझ लो, आपने अर्थ सरफेस पर, अर्थ पर 4 मास रख दिए और उनको लाइन से जोड़ दिया, बोलो, तो वो एक स्क्वायर जैसा बन गया। ऐसे रखा, समझो? तो ध्यान से सुने, ये जो कहलाएगा ये एक तरीके से, अब मास 4 हैं तो इसे हम कहेंगे इट इज ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट मास।
और इस 4 पॉइंट मासेस मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और ये जो मैं सॉलिड लाइन दिखा रहा हूं ये कहा जाएगा इसका प्लेन। क्या कहा जाएगा इसका? ये प्लेन। प्लेन। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे ये है, तो ये इसका प्लेन है। ये इधर देख रहे हैं, ये इसका प्लेन है ये। अच्छा, इसमें और जो यहाँ दिखाया उसमें अंतर ये है कि यहाँ मास यहाँ है, वहां मास नहीं है वहां पर। ये बात समझ में आई नहीं आई? खाली है सर। यस हाँ, वो खाली है। ऐसे समझ लो कि 4 आपके पास वायर थे, उनको मिला दिया गया, स्क्वायर बना दिया, अंदर वो हॉलो। ये जो मैंने लाइन ठीक है सर। खींची ये प्लेन बताने के लिए, इसलिए अब मैं इसको मिटा दे। ये बात समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ये कहा जाएगा प्लेन। अब ध्यान से सुन लो, जैसे समझेंगे इसी की हेल्प से, काम यही है। हमने क्या किया, यहाँ बीचों बीच में यहाँ पर एक होल कर दिया और इसको उसके अंदर घुसा दिया है। समझ में आया नहीं है? तो ये जो एक्सिस है ये कहा जाएगा इस समय इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे हाँ या ना? यस सर। सर। क्योंकि ये प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कॉपी पे या बोर्ड पर परपेंडिकुलर दिखाना आसान नहीं होता है। तो जो है यहां हम जो परपेंडिकुलर कैसे दिखाएं कॉपी पे, वो ऐसे दिखाएंगे। जिस पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है उस पॉइंट को ऐसे बनाएंगे और ऐसे ये बना दे। भाई आप कॉपी पे क्या जो है डंडा थोड़ा ही गाड़ दोगे? बोलो। नो सर। बात समझ में आई नहीं आई? वहां भी तो कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना आपको। तो वो कैसे, वो ऐसे आप जो मैंने एरो बनाया है वो ऐसे पहचानोगे कि भाई ये कह रहा। तो अब ये एक्सिस क्या कह रहा है? ये एक्सिस कह रहा है दिस इज एन एक्सिस passing through center of the square and perpendicular to plane। ऐसे ही तो कहेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। अभी हाँ या ना में मत बोलना, बाद में मैं बता रहा हूँ एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसलिए वही समझाया जा रहा है, पहले क्लियर कर लो। अब इस एक्सिस के बारे में लिख लो भाई। लिख लो, दिस इज एन एक्सिस which is
हाँ भाई लिख लिए। यस सर। यस सर। अब आगे समझो। मान लो एक्सिस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऐसे, ये ए बी नाम दे दे, तो ये पॉइंट डी दिखा दिया और ये बी सी का मिड पॉइंट। तो इसे क्या बोलोगे? अपने मन में सोचो, अपने माइंड में सोचो कि इस एक्सिस की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। सोच लिया सर। क्या सोचा? This is an axis which is passing through the center of M2 and M3 or perpendicular. M2 और M3 के मिड पॉइंट M2 और M3 का सेंटर कैसे हो सकता है? एक एक बात जो है बता देती है कि हम गलत हैं। भाई M2 और M3 इक्वल होंगे तभी तो D M2 और M3 का सेंटर होगा। आपने ही तो बोला था इस लाइन का सेंटर है ये। तुम तो मेरे पे ही उंगली उठाते हो, समस्या तो यही है। मैंने बोला, मैंने B और C का सेंटर बोला, मैंने M2 और M3 का नाम लिया। अरे जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करोगे नहीं करोगे? B और C का सेंटर होना और M2 और M3 का सेंटर होना अलग बात नहीं है? यस सर। अरे बोलो अब। अब चुप। वृंदा, ये दो जो मैं बोला, B और C का सेंटर होना, B और C पॉइंट है, D उनका मिड पॉइंट यानी सेंटर हो सकता है ही। लेकिन M2 M3 दो मासेस हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग है। अगर M2 और M3 इक्वल होते तब उनका सेंटर मिड से पास होता है यानी D से। लेकिन M2 और M3 दिखाए गए हैं तो M2 और M3 तो अलग अलग हुए। यस सर। तो D उसका मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट है, लेकिन M2 और M3 का सेंटर नहीं है। अब बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यही बात है जो एग्जाम में गलत करा देंगी। तो इसको बोलो। कोई और बच्चा सोचा हो तो बोलो। This is an axis which passing between B and C of side of square and perpendicular to plane. ये जो बोले ये थोड़ा बहुत बिल्कुल सही बोले। जैसे मैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। This is an axis passing through center of side BC and perpendicular to the plane of the system. क्या ये बात सही बोली गई या नहीं? Yes sir. लिख लो भाई साहब। This is an axis passing through center of, we are passing through the midpoint of side BC. And perpendicular to the plane. और देखो यही कारण है कि मैंने यहां पर स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर लिखा है, सेंटर ऑफ M1 M2 M3 M4 नहीं लिखा, क्योंकि जो पॉइंट दिखाया गया वो इन सबका सेंटर ऑफ मास तो हो ही नहीं सकता। अब बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस सर।
ये सारी कहानियां ही हैं जो आपसे न्यूमेरिकल होना ना होना तय करेगी। इसलिए सबसे कठिन काम पहले ही कर लेते हैं, बाकी के तो केवल फॉर्मूले हैं, वो समझ में आ गए तो आपका आधा काम आसान बन गया। अब सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगली बात चलते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है बनाओ भाई, यानी साइड CD को ही हमने एक्सिस बना दिया, ऐसे कह ले नहीं कह रहे? अरे बोलो। यस यस सर। नहीं सर, समझ नहीं आया। साइड सीडी को आपने भी एज्यूम करके एक्सिस मानना है? हाँ, ये तो मैं तो ये सारा एज्यूम करके ही समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होगा, जैसे ऐसे समझ लो सारा। इधर देखो, ये वाली साइड के अबाउट ही अगर घुमाया जाए तो ऐसे नहीं घूमेगा, यस सर। यानी इसके अबाउट घूमेगा, ये ऐसे ऐसे कह लो, यस सर। ठीक है, ये ऐसे घूमेगा। तो अब आप कहेंगे दिस, अब ध्यान दीजिए, साइड तो इसके प्लेन में लाई करेगी, ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है भाई। साइड क्या प्लेन में लाई करेगी या प्लेन के परपेंडिकुलर कहोगे? सब प्लेन में लाई। पैरेलल हाँ। सर। हाँ, पैरेलल कह दो, या ऐसे भी कह सकते हैं लाइंग इन दी प्लेन, या कहेंगे पैरेलल टू दी प्लेन। पैरेलल टू दी प्लेन कहें या लाइंग इन दी प्लेन कहें, एक ही बात है, लेकिन अधिकतर बुक में लाइंग इन दी प्लेन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बात एक ही है, इसलिए हम भी लाइंग इन दी प्लेन कहें, ज्यादा अच्छा है। तो हम इसको कहेंगे दिस इज एन एक्सिस, या ऐसे कह लो ना, मोमेंट, ये दिस इज एन एक्सिस विच इज साइड CD लाइंग इन दी प्लेन। बोलो। यस सर। This is an axis which is a side that lie in the plane of the square. प्राकृति आए हो? यस सर। इसमें ढंग से समझना बेटा। यस सर। अरे राधिका आ गई? Yes, sir. भाई लिख लिए थे नहीं? लिख लिया लिख सर। लिया सर। अब अगर हम मान लीजिए, समझे इधर सभी, ये और ये है ऐसे, इसका क्या नाम बोलोगे? बोलो भाई। अभी लैंग्वेज अपने आप बनाना सीखो, तो कौन सी बहुत बड़ी बात। पॉइंट मास है सर। ये हमारा जो एक्सिस है, अब वो जो A वर्टेक्स था उससे पास हो रहा है नहीं? और अब इसे बोलने में क्या लैंग्वेज यूज करोगे? बोलो। बोलो भाई। एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स A। ठीक, सारा ये जरूर हमें बोलना है कि वो प्लेन में लाई कर रहा है या प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये बात नहीं बोलते हो तो बात 100% अधूरी है।
यस सर। मतलब कहाँ से पास हो रहा है वो बोलना है, और वो परपेंडिकुलर है प्लेन के या प्लेन में लाई कर रहा है, ये बात जरूर बोलो। ये दो बातें ही इंक्लूड करके स्टेटमेंट बना। तो पूरी बात बोलो, यहां तक तुमने सही बोला। सर प्लेन में ही है। प्लेन में कहां से है? तो फिर परपेंडिकुलर भी कहाँ से है? अरे भाई तुमको ये समझाया गया था सारा कि जब भी कोई सर पॉइंट के perpendicular है। पॉइंट बना के, जैसे ये पॉइंट बना के ऐसे बना दिया जाए तो उसका मतलब ही है कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, याद नहीं रहा था ये। ये देखो यहाँ नहीं दिखाए थे ये और यस सर। ये दो बातें तो पहले ही कर चुके थे ऐसी। यस सर। बोलो, तो इसे क्या लिखोगे? अब बोलो पूरी स्टेटमेंट। सर axis passing through vertex A perpendicular एंड the plane. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। Yes sir. इसे बोलेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए And perpendicular to the plane of square. यस, प्लेन ऑफ द स्क्वायर या प्लेन ऑफ द सिस्टम, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई साहब, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपका आधा काम आसान, और यही बात समझ में नहीं आई तो होना ही नहीं है न्यूमेरिकल इसका। क्योंकि वो वहां न्यूमेरिकल में ये लैंग्वेज बोलेगा जो हम लिख रहे हैं ना, कि फाइंड द, मान लो वो ये कह रहा है आपसे, इस तरीके से बोलेगा अगर यही न्यूमेरिकल हो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। तो जब वो लैंग्वेज ही आपको पता नहीं होगी कि इसका क्या कह रहा है, तो न्यूमेरिकल थोड़ी हो जाएगा, है नहीं? अरे बोलो। Yes sir. यस सर। चलिए भाई, बताइए भाई। सर इसे अब डायगोनल बोल सकते हैं? हाँ डायगोनल बोल सकते हैं, ये ऐसे होगी, घुमाने में तो ऐसे दिखाया जाएगा, इसके अबाउट, इसके अबाउट बोलो। तो आप ये बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल लाइंग इन द प्लेन। अब डायगोनल तो प्लेन में लाई करता, बोलो। यस सर। यस सर। लिख लो। लिख लिए सभी बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो हिमांशु। सर जो इससे पहले बताया था एक बार उसे रिपीट कर दो सर, देखो इंटरनेट इधर, इशू आ गया था। इससे पहले ये बताया था, देखो ये वाला जो ए वाला दिख रहा है, ये ए, यस सर। हिमांशु ये था उससे पहले। तो इसे बोला जाएगा एक्सिस passing through vertex A and perpendicular to plane। समझ गए सभी? यस सर। यस सर।
हाँ एलिस, समझ में आ गई बात है नहीं? यस सर। हाँ लक्ष्य, तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। कुछ ज्यादा ही लंबे खिंच गए, थोड़ा जो है ख्याल रखो भाई। हाँ जी सर। आदित्य, ये समझ में आ गया तुम्हारे नहीं? आदित्य है ही नहीं लगता है। यस, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम जो है इसको समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। जब भी ये बोला इस तरीके से कहीं लिखा हो तो इसका मतलब समझोगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोलो। यस सर। और उसके बाद साथ में आपको ये भी देखना है कि भाई ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, उसका भी नाम बोलना है। जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मान लीजिए, ये भाई जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से पास हो, लेकिन मान लो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो आप कहेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर कहीं लाइन खींच के ऐसे बोल लगा दिया जाए ये ऐसे, तो ये होता है लाइंग इन द प्लेन। ये जनरली आपको ऐसे ही पहचानना है। सारे बच्चों के बात समझ में आ गई है नहीं? आ गई यस सर। सर। यस सर। अब हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास। लिखें, moment of inertia of a point mass लिखिए। ये हमने कोई भी एक पॉइंट मास दिखा लिया, लिख लेंगे पॉइंट मास, और ये एक एक्सिस दिखा ली। आप याद कीजिए एक दिन में और समझाया था भाई, जो लास्ट ऑफलाइन क्लास थी उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत हो। जैसे ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गई भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मास m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ये है, I से दिखाएंगे मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Between axis of rotation and mass, और इसका स्क्वायर। समझ गए नहीं? ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो अगर हम इसको R कह दें तो क्या हम I इज इक्वल टू mr स्क्वायर नहीं कह देंगे? बोलो। यस सर। यस सर।
Yes, लेकिन sir. रिमेम्बर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो, ऐसा नहीं कोई भी डिस्टेंस उठा के लगा। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई करें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बोला जा रहा है। उसके बाद उस मास का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करें, फिर मास का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बोलो। और स्केलर क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है भाई, जब स्केलर क्वांटिटी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे आसान काम होगा, है नहीं? Yes, sir. यस सर। कई सारे पार्टिकल दे रखे हैं, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट निकालोगे, सम कर दो, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं ना। Yes, sir. बातें समझ में आ गई सभी के या नहीं? यस आ सर। गई गई, सर। sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, नो sir. सर। तो ये हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्केलर क्वांटिटी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, सिंपल, जितने भी ज्यादा पार्टिकल दे रखे हैं सबका उस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सबका सम कर दो। ठीक है, फिर 15 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर लेना, और 15 मिनट बाद ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। Okay. ओके सर।